नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल के हिंदू भाई जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। झंडे लेकर लगातार लंबी लंबी कतारों में ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। लगातार एक ही मांग उठाई जा रही है कि अब नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। राजशाही जिस तरह से पहले राजा महाराजा राज्य किया करते थे नेपाल पर, वैसी ही राजशाही एक बार फिर से उन सभी भाइयों को वापस चाहिए। आखिर नेपाल की एक बार फिर से ये जो आवाज उठाई गई है हिंदू राष्ट्र की, ये कौन लोग उठा रहे हैं? क्यों बार बार राजशाही की बात की जा रही है? इसके पीछे कौन है? क्यों चाहते हैं कि एक बार नेपाल में फिर से राजशाही आए? ये तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र जी हैं, पशुपति जी हैं और शालू हमारे साथ मौजूद है। पशुपति जी, क्यों नेपाल में एक बार फिर से राजशाही को लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोरों शोरों से उठाई जा रही है? इसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों ये मांग उठ रही है? देखिए, क्या है कि नेपाल में हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू संस्कृति बहुत लंबे समय तक रही है, लेकिन इतिहास में इस तरह के यूटर्न जो है डेमोक्रेसी आप एक बार लेके आते हैं। राजशाही का जो आलम था वो नेपाल ने देखा है, और वो जो दौर था राजशाही के अंदर, एक कत्लेआम आपको याद होगा उस राजमहल के अंदर का, तो वो जो सिस्टम है थोड़ा आगे बढ़ा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, आप एक धर्म को ज्यादा, आप 80% की आबादी वाला अगर मुल्क है तो वो मोर और लेस हिंदू सेंटिमेंट से ही चलेगा। लेकिन ये कहना कि राजशाही की ओर चले जाए, मुझे लगता है कि ये मांग बिल्कुल सही नहीं है। और इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि आप पता नहीं कौन से लोग इस तरह से लीड कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। मतलब लीड करना तो अलग बात है, मिसलीड करना मैं कहूंगा इसको, कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी में आप सब लोग अपनी राय रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप राजशाही में जाते हैं तो फिर वो एक परिवार, एक परंपरा और एक सिस्टम में बन जाता है जिसमें आम लोगों की आवाज धीरे धीरे कम होती जाएगी। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, जैसे कि पशुपति सर ने बताया कि एक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं, कौन लीड कर रहा है? क्या मुमकिन है कि राजशाही एक बार फिर से नेपाल में आ जाए? ये मांग आपको कितना आपके हिसाब से जायज लग रही है? देखिए, जायज नाजायज की बात मतलब कहाँ उठती है? आप देखिए कि ये लोग क्यों मांग कर रहे हैं। हाँ। जितने प्रदर्शनकारी हैं जो सड़क पे हजारों लोग उतर रहे हैं, पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में उतर रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आज से 17 साल पहले जो तथाकथित माओवादी आंदोलन हुआ था उसमें शरीक हुए थे। हाँ। तब उन्हें ये सपना दिखाया गया था कि जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ जाएगी तो हमारा नेपाल बदल जाएगा, हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आज स्थिति ये है नेपाल में कि पिछले 17 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। बिल्कुल। अब सोचिए कि जो सरकार इतने कम समय के लिए बनती है वो क्या काम कर पाएगी। जो सरकार आती है करप्शन के आरोप लगाते हैं, बंदर बाट मची हुई है और नेपाल में पब्लिक परेशान है, महंगाई बेतरह है। किसी भी लेवल पे ऐसा लगता है कि सरकार का कंट्रोल उस रूप में नहीं है। सरकार की पूरी कोशिश रहती है, एक तो किसी सिंगल पार्टी को इतना बहुमत आता नहीं है कि वो अकेले सरकार बनाए, वो सब लोग आपस में मेलजोल करके, और सरकार मतलब सत्ता की बंदर बाट में जुटे हुए हैं। आम लोग इतने परेशान हो गए हैं, यही वजह है कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ आ रहे हैं उनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो उस समय भी प्रदर्शन में शामिल थे राजशाही को हटाने के लिए। अब क्योंकि उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई लीडरशिप नहीं मिल रहा है जो इनकी आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े, इसलिए इनकी उम्मीद एक बार फिर पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र की तरफ उठी है। और हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है तो हिंदू राष्ट्र तो माओवादी, तथाकथित माओवादी आंदोलन के पहले जब वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ, उससे पहले वो हिंदू राष्ट्र, घोषित हिंदू राष्ट्र था, दुनिया का एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र था। तो इसलिए लोगों को लग रहा है, अब कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इससे बेहतर तो हम पहले थे। हाँ। ऐसा उन्हें संभवतः लग रहा है, इसलिए वो सड़क पे उतर रहे हैं।
राजशाही आ जाएगी, इसकी संभावना फिलहाल, इनका आंदोलन इतना बड़ा अभी नहीं है कि सरकार को उखाड़ फेंके। बिल्कुल। अब ये जड़ पकड़ रहा है, सरकार इससे कैसे निपटती है ये एक बड़ा मसला है, लेकिन राजशाही का आना, इसकी संभावना हाल फिलहाल तो मुझे थोड़ा कम नजर आ रही है। बिल्कुल। शालू, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की मांग उठ रही है उठनी चाहिए, और क्या लगता है राजशाही आना मुमकिन है? देखिए, वहाँ जिस तरह से आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, ज्ञानेंद्र शाह जो है वो प्रवास पे गए हुए थे, उसके बाद 2 महीने के प्रवास के बाद वो आए, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आए, वहां पर जो है उनके समर्थक कहें, प्रदर्शनकारी कहें, सब लोग नारे लगाने लगे, पशुपतिनाथ की जय बोलने लगे, फिर वो बोलने लगे कि जय श्री राम। मतलब वो ये बोलने लगे कि अब जो राजमहल है हमारे राजा का वो खाली करो, हमारे राजा आ गए हैं। यानी कि साफ तौर पर वो ज्ञानेंद्र शाह को चाहते हैं कि राजशाही फिर से आए। लेकिन अभी जिस कदर से वो प्रदर्शन हो रहे थे वहां पे, जो शायद 9 मार्च या 6 मार्च की, मुझे तारीख अच्छे से याद नहीं है, उसमें जो प्रदर्शन हुए थे उसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना ये है कि जैसे कि शैलेंद्र जी ने बताया कि वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। 2012 से कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बताते हैं, वो वहीं के रिपोर्ट्स बताते हैं ऐसा कि 2012 में जो है 12% लगभग थे, बेरोजगारी दर बढ़ी है अभी तक। और भ्रष्टाचार, क्योंकि वहां एक किसी की सरकार नहीं है, सरकार वहां मिली जुली है, तो एक फैसला नहीं हो पाता है किसी भी चीज में। तो ये बात तो सही है ना कि अगर सरकार ही 2 पक्षों में विभाजित हो जाएगी तो किसी भी राष्ट्र का कैसे भला हो सकता है। और जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो नेपाल तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र था। तो लेकिन वहां के लोग यही चाह रहे हैं कि ऐसी ही स्थिति अगर है, जैसे पहले ये बोला गया, आश्वासन दिया गया कि अगर लोकतांत्रिक राज्य आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा काम किया जाएगा, बेरोजगारी घटेगी, जो है डेवलपमेंट्स होंगे, पर ऐसा कुछ वहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई कहीं ना कहीं पशुपति जी लग रही है। अगर राजशाही आती है तो लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जिस तरह की मांग उठ रही है, तो क्या लग रहा है, इस तरह की मांग होने के पीछे क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि हिंदू राष्ट्र को बीच में लाकर भारत से समर्थन लेने की कोशिश हो? ये जो है सेंटिमेंट का पूरा खेल है। जो दुर्गा पसाई करके एक व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो ज्ञानेंद्र के करीबी बताए जा रहे हैं, और एक समय में ये हथियार तस्करी का काम करते थे। तो आप ये समझिए कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने हित के लिए एक राष्ट्र को जला सकते हैं, जो अपने कारोबारी हित के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये सारा एक पब्लिक को मिसलीड करके सड़क पे उतार देना। आंदोलन आप 28 मार्च के आखिरी हफ्ते में यह आंदोलन शुरू हुआ, और आपने इसको मूवमेंट का आप प्रदर्शन करते, आप धरना देते, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते, आपने उसको वायलेंट शक्ल दे दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये पूरा जो है एक एनार्की आप पैदा कर रहे हैं, और कोई भी सिस्टम, शासन का सिस्टम इस तरह से नहीं बदलता है कि आप रातों रात चेंज कर दें, और उससे नेपाल के भी हित में नहीं है, नेपाल के पड़ोसियों के हित में नहीं है। ये जो हिंदुस्तान, मैं जो जिस इलाके से आता हूं, बिहार है, यूपी है, एक लंबा बॉर्डर है जो नेपाल के से कनेक्टेड है, सटा हुआ है। हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता है, और वहां पर हम लोगों को न पासपोर्ट चाहिए, न वीजा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम हिंदू का एक कनेक्शन है, और लंबे वक्त तक प्रो भारत नेपाल की पॉलिसी रही। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से चाइना का दखल वहां बढ़ा है, वो क्या लोग समझ नहीं पाए उसको, धीरे धीरे उसने वहां के पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। और चाइना की नीति ही यही रही है कि डिस्टरबेंस क्रिएट करके वो डोमिनेंस चाहता है। हाँ। और उसके जाल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा नेपाल के कुछ लोग फंसे हुए हैं, और ये पूरा जो एक अस्थिरता है, अराजकता है, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। भास्कर जी भी हमारे साथ है। भास्कर जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर हमारे सामने आया है, नेपाल में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ राजशाही की वापसी की मांग की जा रही है, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, कितना सही है, और आपके हिसाब से ये होना चाहिए, जायज है, नहीं है? नेपाल में आंदोलन कोई नई चीज नहीं है।
जब से 2008 में वहां पर राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की गई, चुनाव हुए, हर चुनाव में जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। हर चुनाव के बाद मालूम चलता था कि ये समर्थक उनके साथ चले गए, ये समर्थक उनके साथ चले गए, वामपंथ का राज था, वामपंथी लोगों ने चीन से गठबंधन कर लिया, चीन के इशारे पे काम कर रहे थे। बीच में तो ये हाल हुआ कि इकलौता हिंदू राष्ट्र पूरे दुनिया में मतलब जहाँ के लोगों को भारत में आने में और जाने में मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। नेपाल से रिश्ता, जैसे सर ने बोला कि रोटी बेटी का रिश्ता है, ना बॉर्डर है, ना पासपोर्ट है, ना वीजा है, कुछ नहीं है। उसके संबंध भारत से इतने गंदे हो गए, इतने खराब हो गए कि उन बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। कुछ इलाकों तक जाने पे पाबंदियां लग गईं। कई इलाकों पर नेपाल ने दावा कर दिया कि ये हमारे इलाके हैं, मैप पर उनको दिखा दिया, तो विवाद बढ़ता गया। अब इसमें एक एंगल जो समझने वाला है वो ये है कि भारत की घेराबंदी चीन कैसे कर रहा है, वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेपाल में जो ये विद्रोह चल रहा है उसका कारण ही चीन है। वो चाहे बांग्लादेश में बवाल हो, वो चाहे भूटान से थोड़ा सा तनातनी हो जाए, वो चाहे आपका नेपाल में हो, जितने भी देश हमारे आसपास हैं उनको चीन भड़काता है, क्योंकि भारत अपने आप में एक ताकत है और भारत के रिश्ते अगर पड़ोसियों से सुधर गए तो वो चीन से खुल्लम खुल्ला आग तरेर की बात कर सकता है। तो चीन उलझा के रखता है उसको कई जगह पे, पाकिस्तान में पीओके के जरिए कौन सा उनका वो है सीपैक। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसका खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। अब राजतंत्र और लोकतंत्र ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं, जैसे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, उसके अलावा उसके साथ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र का जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है वो शिगुफा केवल उस आंदोलन की गंदी शक्ल को छुपाने के लिए, बिल्कुल नहीं तो राजतंत्र के साथ लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन है। तो ये मुद्दा गलत नहीं है, वो किया जा सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग उठाकर भारत से नजदीकी दिखाकर चीन के एजेंडे को चलाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऐसे दांव पे चल रहे हैं जिसमें नेपाल उलझा हुआ है। आगे का रास्ता, पहले तो ये आंदोलन का अगुवा कौन होगा, अगुवाई कौन करेगा, वो सारे जितनी कमेटियां हैं वो मिलकर तय कर ले। अभी तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी अगुवाई कौन करेगा। तो जब नेता ही नहीं है, खाली एक राजा के नाम पर, ज्ञानेंद्र के नाम पर नीचे बिखरे हुए लोग हैं, उनको कोई एक साथ लेकर चलेगा नहीं, तो आंदोलन कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पशुपति सर, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में भारत का क्या रुख रहने वाला है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी भारत की इस पूरे मामले में? देखिए, नेपाल के साथ भारत की जब भी बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी आसपास के मुल्कों में अमन का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं जब तक वो बहुत ही अनिवार्य ना हो जाए। तो वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। आपने देखा होगा बांग्लादेश जला, आपने देखा होगा श्रीलंका में तबाही आई। तो भारत तब वहां पहुंचा जब वहां पर नागरिकों के हितों का सवाल आया, जब वहां हिंदू कम्युनिटी के से जुड़े मुद्दे आए, तब भारत ने हस्तक्षेप किया कि उनका हित सुरक्षित रहे और उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। इनका मैसेज हर जगह दिया। आप अभी शैलेंद्र जी आपको बताएंगे, जब हाल में मुलाकात हुई बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं उनसे, तो वहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि हिंदू और हिंदुओं से जुड़े संस्थान, मंदिर, इनकी सुरक्षा की गारंटी भारत चाहता है और एक अमन चाहता है। तो यही चीज मुझे लगता है कि नेपाल में भी रहेगी। और जब तक बहुत ऐसी स्थिति ना आए तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई सैन्य हस्तक्षेप होगा या कोई और बातें होंगी या यहाँ से पीस कीपिंग फोर्स भेजने की बात होगी। तो ये नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस है। शैलेंद्र जी, नेपाल में एक्चुअली हिंदू मुस्लिम जैसी कोई स्थिति है नहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग लोग बेशक कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे वो भी हिंदू हैं। तो यहाँ हिंदू और नॉन हिंदू मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ बात यह है कि सत्ता किसके पास रहेगी। अभी इन्होंने सही कहा कि अभी जो आंदोलन है वो बिखरा हुआ आंदोलन है। एक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है उनके सपोर्ट में, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर कि वो कोई बड़ा बदलाव कर सके। लेकिन अभी जो भीड़ वगैरह जो जुट रही है उसमें बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है। इन परसाई की बात कर रहे थे, हथियार तस्कर जो बैकडोर से लीड कर रहे हैं, अभी कहीं फरार हैं अभी, मतलब बिल्कुल। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये किसके लिए हथियार तस्करी करते थे। ये उन्हीं लोगों के लिए हथियार तस्करी करते थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं।
ये उसी वामपंथी आंदोलन में उनके तस्करी किया हुआ हथियार खपता था उसमें। आज वो अलग हो गए हैं, तो अब अलग हो गए क्योंकि तस्करी के आरोप है, तो सरकार अब उसके सहारे उनकी नकल कसने की तैयारी कर रही है। इस आंदोलन में क्या है ना कि मुझे जो लग रहा है ये मतलब लोगों का गुस्सा है, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा ज्ञानेंद्र को इसलिए वो वापस लाना चाहते हैं क्योंकि कोई ऐसा चेहरा उनको दिख नहीं रहा है जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो या उनकी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए लीडर के रूप में सामने आए। इसलिए उनकी नजर ज्ञानेंद्र पे जाकर टिक रही है। जिस समय कोई उनके भीतर से कोई लीडरशिप इमर्ज कर जाएगी, कोई लीडर इमर्ज कर जाएगा, मे भी वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, ज्ञानेंद्र को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी ये चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। राजशाही तो आएगी, मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये आंदोलन अभी इतनी जल्दी खत्म भी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक की जो समस्याएं हैं उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस तरह के प्रदर्शन होते। एक चीज और शैलेंद्र जी जो हताशा निराशा की बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह जो आप कह रहे हैं हथियार तस्करी, ये वही लोग हैं जो बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे डोमिनेट करने लगे। ये इनके मेडिकल कॉलेज हैं, इनके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इनका फैक्ट्रियां हैं। तो ये सारे जो लोग थे जो आंदोलन किसी समय में कर रहे थे सत्ता परिवर्तन का, उन लोगों ने मलाई भी बहुत खाई। और अब जब करप्शन जो है वहां का पूरी व्यवस्था का करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब नेताओं का और इनका अपना एक फाइट शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि कमीशन कटमनी का भी एक झगड़ा है जो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुमको हम 50% क्यों देंगे, हम 20% में आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो ये भी एक बवाल हो सकता है। क्या लग रहा है पशुपति जी, जाते जाते एक और अंतिम सवाल करना चाहूंगी कि अगर जिस तरह की मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, साथ ही साथ राजशाही भी चाहिए, अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा जिसे लोग चाह रहे हैं? किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये कोई हताशा, निराशा और त्वरित, ये जो तुरंत आप चाहते हैं कि किसी चीज का इलाज हो जाए, उसमें एक अराजक स्थिति से निकल के आप दूसरी अराजक स्थिति में पहुंचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये तो मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप कोई किसी व्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करें। हम लोगों ने देखा होगा कई लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, तो वो हॉस्टल्स के मेस में एक झगड़ा शुरू होता है और वो कहते हैं कि प्रिंसिपल बदल दो, वार्डन बदल दो, फलाना बदल दो, लेकिन उससे कोई चेंज, व्यवस्थागत चेंज नहीं होता है। वो चेंज जो है वो सिस्टम का चेंज है, और वो चेंज इस सड़क पे आके 4000-5000 लोगों के साथ उतर के, मुझे नहीं लगता कि उसका एक लंबा थॉट प्रोसेस है, चिंतन है, मनन है, और होगा वहीं पर जिस लीडरशिप के साथ आप बात कर रहे हैं, उसी लीडरशिप को तय करना है, उसी के बीच में चर्चा होनी है। संसद है, डेमोक्रेसी है। अगर मान लीजिए आप आज नहीं कर रहे तो राजशाही में आप कहां से करेंगे? राजशाही में आप कैसे चेंज करेंगे? तो जो चीजें आगे बढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको इस तरह से बैक करना चाहिए। एक ओपिनियन आपको भास्कर जी की लेनी चाहिए। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि जनता जब भी सड़क पर उतरती है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संकेत होता है। इसमें केवल हिंसा वाला एंगल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मॉब या भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है तो वो अनियंत्रित होती है, तो अनियंत्रण होता है तो उसमें हिंसा हो जाती है। लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा होता है कि कई लोग एक मंच पर आए। जनता जब भी किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर आती है तो बदलाव होता है, और इसका एग्जाम्पल हर देश में, हर दुनिया के हर देश में, आप भारत को देख लीजिए। कांग्रेस गई जेपी आंदोलन के बाद, दिल्ली में शीला गई केजरीवाल के आंदोलन के बाद। तो आंदोलन जो भी है, आंदोलन आज लोग उसको अलग नजर से देखने लगे हैं। जनता का अपना मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है, और यही लोकतंत्र की ताकत है, इसे समझना। एक चीज देखिए क्या है भास्कर, आप जो इन आंदोलनों की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन उसी डेमोक्रेसी के तहत हो रहे थे, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है उसके तहत हो रहे थे, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन था। किसी ने ये नहीं कहा कि ब्रिटिश राज को बुला लीजिए। किसी ने यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। किसी ने ये नहीं कहा कि राजशाही जो हमारे यहाँ चलती थी कि राजस्थान के राजा राज करते थे, बिहार में 2 राजा राज करते थे, उनको दे दीजिए, इससे बढ़िया ये किसी ने नहीं कहा। ये एक डिफरेंट मोड है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा।
देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों राजा की मांग थी। राजा की मांग से मतलब ये है कि उनको ये लग रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा नेशन, कोई एक कस्टोडियन होना चाहिए, न कि 15 कस्टोडियन होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे की कॉलर पकड़ के फाइटिंग करते रहें और मिल बांट के बैठ के तय कर लें कि हमको इतना परसेंट चला गया, हमको इतना परसेंट। आज जो लोग निराश हैं उसकी वजह यही है कि उनको एक कस्टोडियन चाहिए, एक लीडर चाहिए जो उनको भी, उनकी समस्याओं को भी एड्रेस कर सके। नेशन को एड्रेस मिलेगा कैसे? मैं वही बात कह रहा हूँ, वो मिलेगा कैसे? भूटान देख रहे हैं, नहीं बादशाही बात नहीं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस से उनको मिलेगा, मैं सिर्फ उस कारण पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनको क्यों ज्ञानेंद्र दिख रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि राजा एक ही होगा। और यहाँ जो स्थिति है, यहाँ स्थिति ये है कि 15, 16, 17 जितने पार्टियां मिल जाती हैं तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सरकार चलती है, पब्लिक का कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई पॉलिसीगत कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। वहां पे सब लोग इस खसूट में लगे हुए हैं, इसका असर पड़ेगा। तो वो एक निराशा का आलम है, उसमें जस्ट एक उनको, मुझे लगता है कि एक राजा के रूप में कुछ उम्मीद की किरण इसलिए दिख रही है कि उनको लगता है कि राजशाही आ जाएगा तो एक कस्टोडियन हो जाएगा, तो फिर इस तरह की चीजें नहीं। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन है, राजशाही है वहाँ आज भी है एज ए कस्टोडियन। तो नेपाल में अभी ये जो आंदोलन हो रहा है, इसकी शक्ल क्या होगी, इसके मुद्दे क्या होंगे, कुछ भी साफ नहीं। अभी कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं एक बैनर के तले भी नहीं, अलग अलग बैनर के तले। उनका ना कोई घोषणा पत्र है, ना कोई मांग है, वो खाली कुछ नारे लगवाए जा रहे हैं और जनता नारा लगा रही है क्योंकि वो परेशान है। जितने नेता आए 2008 के बाद सर अब तक 17 साल में, उन्होंने केवल और केवल अपनी जेबें भरी हैं। अब उनको जनता कंट्रोल नहीं कर पाई 17 साल तक, खाली विरोध करती रह गई। और विरोध का आलम ये हुआ 17 साल बाद कि फिर सड़कों पर उतर आए हैं। कई आंदोलन इसके पहले भी नेपाल देख चुका है, मधेसी आंदोलन हो, ये आंदोलन हो, वो आंदोलन हो। आंदोलन की परंपरा वहां कोई नई नहीं है, लेकिन अब देश में बदलाव के लिए जब आंदोलन हो तो जरूरी भी है। अब इनका मुद्दा क्या होगा, हिंदू राष्ट्र मुद्दा है या क्या मुद्दा है, ये आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी। शायद आंदोलन खत्म हो जाए या एक बड़ी शक्ल ले और बड़ा बदलाव नेपाल में देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये जो जनता उतरी हुई है, जिसे आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर फोटोग्राफ्स के जरिए देख रहे हैं, लगातार एक झंडे को लेकर हिंदू भाई नेपाल में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, राजशाही की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर अभी भी बना हुआ है कि क्या इन मांगों को लेकर सड़क पर उतर जाना इस तरह से नेपाल में क्या कोई बदलाव ला पाएगा? क्योंकि अभी तक जिस तरह से पूरी बातचीत में निकलकर ये सामने आया है कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, मुद्दे तय नहीं हुए, किस तरह का नेपाल बनना चाहिए वो तय नहीं हुआ, किस तरह का राजा बनना चाहिए वो तय नहीं हुआ। तो अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं जिस पर अभी कुछ भी साफ तौर पर कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन बदलाव की क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।